दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी सफ़र में। फ्रेंड्स, मेरी एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12th क्लास की, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है, जिसके अंदर मैं 9th और 10th क्लास की इकोनॉमिक की सीरीज़ को कंप्लीट कर चुका हूं। अभी जो हमारी कंटिन्यू चल रही है वो 11th क्लास चल रही है। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 चैप्टर का जो नाम है वो है पॉवर्टी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर भी निकलेंगे। मीन्स एनसीईआरटी में जैसे कि अगर बात करें लॉरेंस कर्व से रिलेटेड, या फिर अगर बोल सकते हैं कि गिनी जो कोफिशिएंट उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर इस चैप्टर के अंदर मिसिंग हुए तो उसको भी हम कवर करेंगे। साइड टू साइड थोड़ा सा एक वास्ट एंगल भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई पॉवर्टी रेट अगर बात करें वर्ल्ड बैंक से के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो कुछ छिटपुट चीज़ें और जो इंक्लूड है उसको हम देखने की जो कोशिश करेंगे। ये वीडियो स्ट्रिक्टली जो मैं बोल सकता हूँ कि जस्ट अगर मैं बोलूँ तो यूपीएससी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। और साइड टू साइड अगर कोई अदर स्टेट्स पीसेस के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बट मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो स्ट्रिक्टली जो है आईएएस से रिलेटेड ही है। देखिए कि दोस्तों, अगर बोलें तो इस वीडियो के अंदर जो हम कंप्लीट करेंगे उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि भाई हम पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा खंगालेंगे कि हाँ एक कंसाइज वे में। फिर पॉवर्टी क्या होती है इसका मतलब समझेंगे, जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। करेक्टर्स ऑफ पुअर पीपल्स को रिलेटेड इसको भी हम चीज़ों को समझने करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कंसेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी लाइन, क्रिटिज्म, कैटेगराइज पॉवर्टी, पॉवर्टी मेजर्स, और साइड टू साइड अगर बात करें तो इंटरनेशनल मेजर्स, और साइड टू साइड अगर बात करें तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, 3 डायमेंशंस अप्रोचेस टू रिमूव पॉवर्टी। तो ओवरऑल एनसीईआरटी में ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी दे रखी, तो जिस चीज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट करने की जो कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के बाद भारत की अगर हम बात करें, हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्लानिंग्स भी स्टार्ट हुई। पंचवर्षीय योजना जिसको हिंदी में कहते हैं, काफ़ी सारी स्टार्ट भी हुई। बट जिस वजह से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हमें देखने को मिले फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, कि आज के समय तो योजना को ख़त्म ही कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग को लेके आए। हमने ये भी देखा कि जो अगर बात करें गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं कि योजनाओं से रिलेटेड, की जिसके अंदर हमने 60, 70 और 80 के अंदर काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी देखने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत करी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। बट कहीं ना कुछ सिस्टम्स भी हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिले। पॉजिटिव तो निकला ही निकला, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिले। तो उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में खंगालने की कोशिश करेंगे। फिर ये हुआ कि आर्थिक सुधार हुए 1991 से, जब एक हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक जब ब्लूम हुई एक तरह से, तो कहीं ना कहीं फिर जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक है वो प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, और आपका इसी के जैसे आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने लग गई। फिर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अभी तक वो ये बोल सकते हैं कि इंडिया हाँ डेवलपिंग कंट्री है, फास्टर ग्रोथ चल रही है आज के समय। बट हाँ, हाल ही में कुछ जीडीपी के अंदर कुछ हमें डिस्क कॉन्टिन्यूटी थोड़ी सी बहुत दिखने को मिल रही है ड्यू टू द डीमोनेटाइजेशन के थ्रू, जिसमें हम मुद्रीकरण कह सकते हैं। और सेट टू सेट कहीं ना कहीं जीएसटी से भी कुछ छुटपुट समस्याएं हमें देखने को आज के समय इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रही है। बट लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। बट कहीं ना कहीं अगर बात करें पॉवर्टी से रिलेटेड, कहीं ना कहीं मुद्दा भी बना हुआ है, जिस वजह से पॉवर्टी जितनी कम होनी चाहिए उस वजह से हो नहीं पा रही है। और साइड टू साइड हमारे देश के अंदर गरीबी की जो अगर बात करें, जो गरीबी जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं दुविधा के अंदर भी फंसी हुई है। अगर बात करें पॉवर्टी से रिलेटेड कि भाई आगे पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है, देखिए पॉवर्टी को हम 2 कंसेप्ट के तौर पे जान सकते हैं। एक तो सिंपल सबको पता है, जिसका पैसा ना हो वो गरीब है। एक तो हम सिंपल से एक आम लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन पॉवर्टी को अगर हम वास्ट एंगल में देखें, भाई जिसको अगर बात करें रेगुलर अगर जॉब ना मिल पा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी है। किसी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो भी एक तरह से पॉवर्टी है। किसी को अच्छी हेल्थ नहीं मिल पा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी है। जिसको उसके अपने राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देखें तो पॉवर्टी की तरफ ही इशारा करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, अगर हम चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में देखें तो डिप्रेशन ऑफ फूड, शेल्टर, मनी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिक नीड्स जो करते हैं, जो भी आदमी अगर इन बेसिक नीड्स को अगर पूरा नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम्स होती हैं फिर वो पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। बट वास्ट एंगल इसमें यही होता है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन ना कर पाएँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप हेल्थ या एजुकेशन या फिर और भी सब चीज़ें, यानी आपके राइट्स से भी रिलेटेड, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपके पास एक परमानेंट जॉब भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के एंगल से हम देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एक शॉर्ट व्यू और सेट टू सेट कहीं ना कहीं मैंने एक कंसाइज व्यू में भी आपको एक ब्रॉड व्यू भी जो है मैंने देने की कोशिश करी। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पॉवर्टी एस्टिमेट से रिलेटेड थोड़ी सी आगे बात करते हैं। कि देखिए जैसे पॉवर्टी एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक ने ये बात जो डिफाइन कर रखी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जिसको बोल सकते हैं कि हाँ इससे गरीब कोई नहीं होता, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि जो आदमी, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, कि $1.25 यानी कि सिर्फ
पैसे $1.25 के हिसाब से अगर पूरे दिन में नहीं कमा पाता तो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। इसी के जैसे अगर बात करें, एक मॉडरेट पॉवर्टी होती है कि हाँ, एक तो हो गया एक्सट्रीम कंडीशन जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं बदतर कंडीशन है। एक होता है कि हाँ, अगर कोई आदमी $1.90 से रिलेटेड यानी कि कुछ $2 के आसपास अगर नहीं कमा पाता है तो उसको हम मॉडरेट पॉवर्टी में जो है गिना जाता है। इसी की जैसे हमारी कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आता है, तो उसकी भी अगर बात करें, उन्होंने ये बोला है कि $1.35 पर डे के हिसाब से जो आदमी कम कमाता है तो उसको कहीं ना कहीं हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि देखिए, वर्ल्ड बैंक की एक अपना अलग कंसेप्ट है, एशियन डेवलप बैंक का एक अपना अलग कंसेप्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पॉवर्टी में भी कहीं ना कहीं द्वंद्व हमें देखने को मिल रहा है। द्वंद्व इन द सेंस कहीं ना कहीं हमें क्रॉस क्रॉस क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं साइड टू साइड कि वर्ल्ड बैंक ने एक अलग एस्टिमेट लगा रखा है, एशियन डेवलपमेंट ने एक अलग लगा रखा है। उंगलियां भी उठ सकते हैं कि भाई या फिर वर्ल्ड बैंक ठीक है या फिर हमारा जो एशियन डेवलप बैंक है तो वो ठीक है, क्योंकि वी आर ऑल एशियंस। तो हमें एशियंस डेवलपमेंट की जो डेवलप बैंक है तो उसको भी कहीं ना कहीं हम हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन अगर प्लानिंग कमीशंस की बात करी जाए, प्लानिंग कमीशन या फिर अगर आज के समय जो लेटेस्ट अभी रंग राजन की जो समिति की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये बोला कि जो बंदा ₹972 पूरे महीने में रूरल एरिया में नहीं कमा पाता, मीन्स नहीं खर्च कर पाता, तो वो गरीब है। आई रिपीट अगेन, ₹972 ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर नहीं खर्च कर पाता पूरे महीने में तो कहीं ना कहीं वो आदमी जो है गरीबी रेखा के नीचे आता है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के अंदर बात करें तो कहीं ना कहीं ₹1407 अगर बात करें जो शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, अगर वो कंजप्शन यानी कि अगर बात करें कि व्यय नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो लोग भी गरीब हैं। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से सोचें, अगर इंडिया का जो अगर एक डॉलर के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया ने $1.02 पर डे के हिसाब से इसको एक डिफाइन कर रखा है। आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि $1.2 के हिसाब से अगर उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंड बना रखा है, इससे नीचे अगर कोई बंदा कम कमाता है तो उसको कहीं ना कहीं पॉवर्टी के तौर पे देख सकते हैं। $1.2 इसलिए क्योंकि डॉलर्स भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी 60 होता है, कभी 65 होता है, कभी 70 भी भाग जाता है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, करैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। करैक्टर्स के बाकी देखिए पुअर पीपल्स में क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो भी जो गरीब इंसान होगा उसमें भूखमरी, माल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ भी देखने को मिलती है, क्यों ऑफकोर्स ढंग से कमा नहीं पाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ भी हमें देखने को मिलती है। शायद तो शायद बीमारियाँ भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये भी हो सकता है कि डेब्ट ट्रैप में फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं बोरो जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, कहीं ना कहीं जो है डेब्ट ट्रैप की तरफ भी जो है आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर वो जो जंजाल से जो है आगे जो है निकल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हमें देखने को मिलती है साइड टू साइड, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता तो कि कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएँ, तो जिस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर साइड टू साइड लैक ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड तो एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ सडनली फ़ोन आ गया जिस वजह से मुझे पता नहीं चल पाया कि मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे था या नहीं था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे यही थे कि देखिए डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, साइड टू साइड लैक ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो कहीं ना कहीं इस तरह की थिंग्स हम ये बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ द पुअर पीपल्स के हमें ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है। साइड टू साइड लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपके पास लिटरेसी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर ये भी बोल सकते हैं कि लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। थोड़ा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देखिए अगर बात करें जो पॉवर्टी होती है वो दो तरह की होती है। दो तरह के अंदर से एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है और अगर जो काउंटिंग करी जाती है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू करी जाती है। और बाहर के जो डेवलप्ड देश हैं जैसे कि आपका यूएस हो गया, कनाडा हो गया या फिर आपका वेस्ट यूरोप हो गया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रिलेटिव पॉवर्टी के थ्रू जो है काउंट करते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को खंगालने की कोशिश करेंगे और आगे हम इस इश्यूज़ को भी हम और डेप्थ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, लॉरेंस वर्क क्या होता है, इसी को हम थोड़ा सा समझने की जो है कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि देखिए रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि व्हेन वी कंपेयर द इनकम ऑफ डिफरेंट पीपल, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर बाद में आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊंगा कि व्हेन वी कंपेयर द इनकम ऑफ डिफरेंट पीपल एंड वी फाइंड दैट सम पीपल आर पुअर देन अदर्स इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। इन द सेंस अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दो टुक में बोलूँ आप लोगों को कि लेट सपोज कि मान लो ये टॉप पे बंदा है, राइट, ये लास्ट का बंदा है, तो कंपेयर जो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है।
राइट। यहाँ पे कोई एक पॉवर्टी लाइन नहीं दे दी जाती, यहाँ पे ये देखते हैं कि हाँ ऊपर वाला कितना बंदा है, कितना पैसा है, उसके बाद लास्ट में कितना पैसा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक अपर टू लोअर, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर हम, तो कहीं ना कहीं टॉपर वर्सेस फेलियर, भाई एक टॉपर के कितने मार्क्स आए एग्जाम के अंदर, एक फेलियर के सबसे लोवेस्ट स्कोर क्या था, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है, ना कि एक पॉवर्टी लाइन देखी जाती है कि हाँ इस पॉवर्टी लाइन से लोग कितने हैं, इसमें ये चीज़ नहीं इसमें देखी जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो एक टॉपर हो गया और एक फेलियर हो गया। तो वैसे आप इस चीज़ को अगर आप याद रख के चलेंगे तो आपका जो ये कंसेप्ट है, ये आपका रिलेटिव पॉवर्टी वाला, ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से जो है आपकी चीज़ें जो है आपको हमेशा हमेशा मैं कह सकता हूँ कि याद रहेंगी कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। मैं भी मैं भी इसी तरह याद रखता हूँ कि टॉपर वर्सेस फेलियर को अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे चीज़ें फिर याद रहती है कि हाँ ठीक है, टॉपर्स का ये टॉप पे हो गया, ये फेलियर हो गया, इसी के बीच में जो हम कंपेयर करते हैं तो उसी को ही जो है हम रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से देखते हैं। तो ओवरऑल हमने ये चीज़ें देखी साइड टू साइड। फिर ये भी साथ में पता चलता है कि देखिए रिलेटिव पॉवर्टी में ये नहीं होता कि हाउ पुअर पर्सन आर और वेदर इज इट डिप्राइव द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसमें ये चीज़ें नहीं होती कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या, आखिर वो कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट से जो है वो वंचित हो रहा है, कुछ तरह की थिंग्स नहीं देखी जाती। बस इसमें ये देखा जाता है हाँ भी गरीब है ठीक है, इट्स ओके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं इनइक्वालिटी को फॉर द इनकम और द एसेट एंड ओनरशिप से कि भाई इसके पास कितना पैसा नहीं है, इसके पास कितना पैसा है, तो कहीं ना कहीं फिर एक तरह से बोल सकते हैं तो रिलेटिव जो है हमें देखने को, जो एक पोजीशन हमें देखने को यहाँ पे जो है अगर हमें देखें तो हमें मिलती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइड टू साइड कहीं ना कहीं ये रिलेटिव जो है ये रिफ्लेक्ट जो करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स, कि एक पोजीशंस में कितने आदमी कितनी एक कितने आदमी जो है पुअर हो सकते हैं, तो उसी चीज़ को बेसिकली जो है ये डिनोट करने की जो है कोशिश करता है। लेकिन देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बेसिकली हमें ये चीज़ें देखने को आती हैं कि देखिए इट्स रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखिए पॉवर्टी लाइन बेसिकली जो होती है, अगर बात करें कुछ इस तरह की कुछ लाइन होती है तो वो एक काल्पनिक लाइन है। बेसिकली बात करें तो ये काल्पनिक लाइन के तौर पे इसको देखा जाता है। इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट क्या करती है, एक लाइन डिसाइड कर देती है, हाँ जो इस लाइन को टच कर गया, लेट्स सपोज एक इधर यहाँ पे बंदे होंगे रिच और यहाँ पे बंदे जो होंगे वो एकदम पुअर होंगे, कि जो इस पॉवर्टी लाइन को टच कर गया, मीन्स अगर ये बंदे टच करते हुए नीचे चले गए तो ये और ज़्यादा पुअर होते जाएंगे, और जो इस टच से बाहर हो गए तो वो कहीं ना कहीं रिच के अंदर, बोल सकते हैं मिडिल क्लास के अंदर, वो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्री के अंदर मैक्सिमम कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकाली जाती है। क्योंकि रीजन है इसके पीछे, क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह का डेटा जो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर अगर बात करें आज के अंदर हमारे इंडिया के अंदर अगर देखें तो मैक्सिमम लोग आज भी जो है मिडिल क्लास से रिलेटेड बिलोंग रखते हैं। कुछ ऑलमोस्ट अगर बात करें 70 to 80% जो हमारी पीपल जो जनसंख्या है आज भी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली में ही बिलोंग करती है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एकदम रिच है, सुपीरियर है, नहीं, कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से फिर कारण जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जो है यहाँ पे देखने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक लाइन कर दी जाती है, जैसे इंडिया के अंदर कंजप्शन बेस के ऊपर एक लाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी से रिलेटेड कर दी जाती है कि भाई हाँ मिनिमम कंजेशन अगर आपका नहीं हो रहा है, मिनिमम कंजेशन आपको दे दिया जाता है, उसका आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप जो है उसमें आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आप जो है देखने को हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन का भी थोड़ा सा समझते हैं। कंसेप्ट आके पॉवर्टी लाइन, देखिए सिंपल सी बात है, जब भी एक लाइन एक ऑब्वियसली एक पॉवर्टी लाइन एक ड्रॉ कर दी जाती है काल्पनिक तौर पे, जब हम बड़े बड़े हाई लेवल पे जब हम डेटा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन को हम बना देते हैं। तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये बंदा तो ऊपर वाला तो हो गया नॉन पुअर और नीचे वाला हो गया आपका एकदम पुअर। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं साइड टू साइड। फिर हमें ये भी चीज़ साइड टू साइड हमें फिर ये भी चीज़ पता चल जाती है कि जो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है कहीं ना कहीं वो कंजप्शन बेस पे है, नॉट एज ए इनकम बेस्ड। हम लोग इनकम बेस के ऊपर अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अभी आज भी जो है कंजप्शन बेस पे, यानी कि हम लोगों से जब हम पॉवर्टी लाइन से जब गवर्नमेंट जब निकालती है डेटा तो वो ये देखते हैं कि एक आदमी कितना खर्च कर रहा है, ना कि एक आदमी कितना कमा रहा है। तो आज भी जो इनकम बेस के ऊपर देखा जाता है, कंजप्शन बेस के ऊपर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं 2400 कैलोरी जो है अगर बात करें रूरल एरिया के लिए और सेट 2100 कैलोरी कहीं ना कहीं अर्बन एरिया के लिए फिक्स कर रखी है कि जो अगर लोग इतनी कैलोरीज को कम लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पॉवर्टी लाइन की तरफ वो आगे आएंगे।
फिर ये होता है कि देखिए जैसे कि पॉवर्टी लाइन में जब कंजप्शन हो तो फूड हम कंसीडर बेसिकली हम सारी सारी चीज़ें करते हैं। इसके अंदर आज भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम एजुकेशन हेल्थ को कंसीडर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं हमें एक क्रिटिज्म पॉइंट हमें देखने को साइड टू साइड कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। अगर हम इसकी क्रिटिज्म भी करें तो देखिए सिंपल सी बात है, ये ओनली कॉस्ट ऑफ द फूड को ही करता है, जो आज के समय नेसेसरी थिंग्स हैं, क्लॉथ्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, और भी सारी सारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, हाउस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल भी आज के समय बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक आदमी के पास, आज के मैक्सिमम आदमी के पास फ़ोन है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आज के समय एक बेसिक थिंग्स बन रही है, तो जो इन चीज़ों को जो कवर नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें सारी सारी चीज़ें जो हमें क्रिटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें देखने को मिलती हैं। फिर साइड टू साइड मैनी फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, इनकम और एसेट्स, इनको चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता पॉवर्टी लाइन के अंदर। हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो ये चीज़ें जो हम देखने को मिलती हैं। वो साइड टू साइड जो सोशल फैक्टर्स हैं, लाइक अगर बात करें इलिटरेसी हो गया, और भी सारी सारी लाइक लैक ऑफ द एक्सेस रिसोर्सेज और डिस्क्रिमिनेशन हो गया, राइट्स हो गया आपके, तो इन चीज़ों को भी आज के समय है पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारी सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड नहीं करी जाती हैं। तो साइड टू साइड फिर यही होता है कि एक क्रिटिज्म ये भी देखने को हमें मिलता है कि हमारे देश के अंदर पॉवर्टी लाइन इतनी कम है कि आप खुद बताइए 33 रुपये के अंदर दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोई एक आदमी सर्वाइव कर पाएगा आज की डेट में। देखिए आज के समय अगर आप दिल्ली के छोले भटूरे पे खाएं तो कहीं ना कहीं मिनिमम कम से कम नहीं तो 20 रुपये के 2 भटूरे आपको मिलेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि आप अगर विकासपुरी साइड में आएंगे तो भी आपको 20 रुपये प्लेट, तो आपको मिनिमम आपको ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा अगर आप नहीं भी बना रहे हैं। फिर फूड की बात आती है, लंच की बात है, तो लंच मिनिमम कितना से अगर आप ठेले पे भी खाएंगे तो कम से कम नहीं तो आपको 30 रुपये प्लेट तो आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। फिर डिनर करते हैं तो कम से कम 40 to 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो डिस्क्रिप्शन लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही कम कर रखी है, ताकि ज़्यादा पॉवर्टी शो ऑफ ना हो सके, फिर इंटरनेशनली हमें क्रिटिज्म ना मिल सके। तो ये सारी सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों एनसीईआरटी में ही हमें एक कैटेगराइजिंग पॉवर्टी के बारे में थोड़ा बताया गया है। इसको थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करते हैं ओनली ग्राफ के थ्रू, बाकी डेटा वेटा में कोई खास इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिया के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के हमें पॉवर्टीज़ देखने को मिलती है। एक तो वो लोग होते हैं जो, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऑलवेज पुअर हैं, कि हाँ जो हमेशा गरीब हैं, जो कभी भी जो पॉवर्टी लाइन्स के ऊपर आते ही नहीं है। जैसे कि इसमें बोल सकते हैं कि लेबर्स हो गए, जो सीजनल लेबर्स हो गए, वो हमेशा कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के हमेशा बिल्कुल नीचे बने रहते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो फेस ये करते हैं। कुछ यूजुअली पुअर होते हैं कि देखिए काम मिल गया तो फिर पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं, काम नहीं मिला तो कहीं ना कहीं फिर गरीब हो जाते हैं। कुछ इस तरह की थिंग्स देखने को मिलती है, या फिर कहीं बिजनेस में घाटा हो गया, कुछ इस तरह की थिंग्स में हमें देखने को मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यूजुअली जो है पॉवर्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर कहीं ना कहीं हमें चर्निंग जो है पुअर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैक्सिमम तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको काम मिल जाता है तो फिर पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इसमें लेबर्स भी आ जाते हैं। तो कहीं ना फिर बट मैक्सिमम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गरीबी रेखा के जो है नीचे ही रहते हैं। और इसी तरह के एक ऑकोजनली पुअर होते हैं, मीन्स हमेशा वो काम करते हैं लेकिन कभी बिजनेस में घाटा हो गया, एकदम शट डाउन हो गई सारी फैक्ट्री हो गई, जिसमें आपके जो मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स हो गए, या फिर जो टेक्निकल वर्क जो बंदे करते हैं, जो पूरे साल हो सकता है जॉब शिफ्टिंग इधर से उधर कर रहे हो लेकिन सडनली उनको काम ना मिले, तो वो पुअर रेखा में आ जाते हैं। और एक होते हैं नॉन पुअर, जो हमेशा के रिच बने रहते हैं, लाइक आज के समय जैसे इंडिया के अंदर टाटा बिरला रिलायंस हो गया, तो ये सब के सब जो होते हैं एक्सट्रीमली जो है नॉन पुअर के तौर। तो दोस्तों यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचें तो। देखिए आपको यूपीएससी यहाँ से ग्राफ दे देगा, पहचानिए, कुछ इस तरह की थिंग्स आपको दे देगा, कुछ इस तरह की थिंग्स दे देगा। तो ये आप जरूर चर्निंग पुअर और कॉन्सिली पुअर को, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं ये आपका ये ग्राफ, और साइड टू साइड अगर बात करें तो ये ग्राफ का कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो जिस वजह से थोड़ा सा ग्राफ पे जरूर जो है अपनी एनसीईआरटी से जरूर नज़र मारने की जो है कोशिश कीजिएगा। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा डालने की कोशिश करी। देखिए अगर हम देखें पॉवर्टी रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, मैं यहाँ नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेन चीज़ आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए चार्ट है, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं अभी लैकिंग कहीं ना कहीं हो ही रहा है। अगर आप इन कंट्रीज़ को देखें तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, पर देखिए तजाकिस्तान हो गया, कुछ फिलीपींस, इंडोनेशिया हो गया, तो कहीं ना कहीं देखिए चाइना भी कितना इन्होंने पॉवर्टी को कितना ज़्यादा जो है अगर देखें तो कम कर लिया 10% के आसपास, पर इंडिया आज भी अभी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो ओवरऑल इंडिया जो है अगर बोलें तो प्रयास तो कर रहा है, बट लेकिन जब हम वर्ल्ड का जब हम डेटा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी ज़्यादा पीछे यहाँ पे अपने आप को जो है पाने की कोशिश करते हैं। इंप्रूवमेंट चाहिए, या एटलीस्ट 10% से नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट
कहीं ना कहीं अभी भी कुछ हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्रिटिसिज्म भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगा कि हाँ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं तो आपको सारी सारी चीज़ें आपको समझ आएँ। फिर दोस्तों देखिए इंटरनेशनल मेजर्स होते हैं कुछ, अगर आप पॉवर्टी को नापते हैं तो कुछ इंटरनेशनल मेजर्स के थ्रू भी आप नाप सकते हैं। देखिए जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि लाइन ऑफ इक्वलिटी। देखिए ये लॉरेंस वर्क, ये वर्क होता है, मीन्स इसके अंदर होता क्या है, ये आपकी इक्वलिटी की लाइन होती है। इसके अंदर ये होता है कि देखिए परसेंटेज ऑफ इनकम, और यहाँ पे होता है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि देखिए अगर 20% जो इनकम है पूरी जीडीपी की, मान लीजिए पूरी इकोनॉमी की, तो 20% में डिस्ट्रीब्यूट है। इसी तरह अगर 40% इनकम है तो 40% लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट है। इसी तरह 60% इनकम है किसी पूरे इकोनॉमी की, तो वो 60% की 60% जो 60% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है। मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कहीं ना कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह 80% है तो वहाँ पे 80% जो डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, इसी तरह 100% है तो 100%। बट लॉरेंस वर्क हमें जो लॉरेंस कर्व है वो हमें यहाँ पे ये चीज़ें बता के जाता है कि ये लाइन एक तरह से देखें तो बहुत किसी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद ना भी पाई जाती हो, ये एक लाइन ऑफ इक्वलिटी हो जाती है। जैसे कि अभी हमने ग्राफ में इस तरह से हमने जब चीज़ें बनाई थी कुछ इस तरह से हमने जब चीज़ बनाई, तो ये आपका जो है 45 डिग्री पे स्ट्रेट चला गया। तो कर्व यहाँ पे ये कहता है कि मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसे हो रही है, देखिएगा अगर ये लाइन ऐसे हो रही है तो कहने का तात्पर्य लेट सपोज हम यहाँ से लेते हैं कि 40, यानी कि देख रहे हैं कि 40% इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन 80% के आसपास है। जो 40% जो इकोनॉमी जो अगर पैसा है वो 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप देख रहे हैं कहने के कितनी ज़्यादा जो है इन इक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि 40% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं 80% में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह अगर आप ये भी देखें कि देखिए 20, यानी कि अगर मान लीजिए 0.2% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं 20% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर बात करें ये लाइन हमारी, ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी को जो है शो करती है, इन इक्वालिटी को जो है यहाँ पे शो करती है। तो जितना ये कर्व जितना इधर आता रहेगा, देखिएगा जितना कर्व ये जितना इधर आता रहेगा उतनी ज़्यादा इन इक्वालिटी हमारे देश के अंदर बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे इसमें कुछ क्राइटेरिया भी बताए गए हैं कि लाइक देखिए अगर ये ग्राफ इतने भी रह जाता है तो 0.33% पे होगा। ये तो देखिए जीरो लाइन होती है, मीन्स इस पर तो पूरी की पूरी अगर बोले तो लाइन ऑफ इक्वलिटी है। लेकिन ये ग्राफ जैसे जैसे जितना इस तरफ आते जाएगा तो फुल हमें इक्वलिटी, अगर ये लाइन इसको टच भी कर जाए यूँ, अगर ये लाइन ऐसे टच कर जाए तो इसका मतलब ये समझिएगा कि पूरी फुल इन इक्वलिटी हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलती है। कि मैं मान लीजिए कि 1% लोगों के पास जो पॉपुलेशन है 1% लोगों के पास, अगर 1% लोगों के पास अगर जो इनकम है कहीं ना कहीं 100% हमें देखने को मिलती है। तो जिस वजह से ये ग्राफ इस तरह से हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। और एक फिर इसके बाद फिर गिनी कोफिशिएंट को भी देख लेते। देखिए गिनी कोफिशिएंट भी सेम अगर सच बताएं तो यही है, बट इन्होंने जस्ट एक फॉर्मूला बेस बनाया कि अगर हमें ये एरिया शेडेड एरिया अगर हमें निकालना है, अगर हमें ये वाला एरिया अगर हमें निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है इसका कि A/A+B, यानी कि इस एरिया को प्लस कर दो, यानी कि A आ गया आपका ये वाला एरिया, और A+B यानी कि ये एरिया और ये एरिया, तो जो भी फॉर्मूला निकलेगा वो आपका गिनी कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पे हमें देखने को मिलता है। और ये आपको जो बात करें तो एक ग्राफिकल फॉर्मूले को हमें चीज़ें देखने को मिलती है, जो हम बेसिकली जो हम ग्राफ में करते भी रहते हैं। अगर इवोल्यूशन करें हम किसी चीज़ का, देखिए जैसे कि अगर बात करें इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन पॉवर्टी लाइन की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए पहले स्टार्ट हुई जो लकड़ा वाला जो कमेटी थी वहाँ से इन्होंने स्टार्ट करी। फिर उसके बाद फिर तेंदुलकर कमेटी है जो मेजर्स जो बता रहे हैं, लकड़ वाला ने कुछ इस तरह के दिया, कैलोरी बेस पे दिया, फिर इनकम भी कहीं ना कहीं, फिर इसके बाद फिर तेंदुलकर कमेटी आई, फिर रंगाराजन कमेटी आई। तो ओवरऑल अगर हम चीज़ों को देखें, अगर यहाँ से एक डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें ये चीज़ पता लगे। देखिए जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए हमारी जो पॉवर्टी लाइन, जो हमारी जो कंजप्शन की जो रेखा थी वो भी बढ़ती गई, कि कहीं ना एक ऐसे भी समय आया जहाँ पे देखिए 1200 रुपये के आसपास जो है अर्बन एरिया के अंदर रखी गई। इसी तरह अगर बात करें कहीं ना कहीं 800 रुपये में रूरल एरिया के अंदर रखी गई। तो अगर हम इस चीज़ का इवोल्यूशन करें तो कहीं ना कहीं तेंदुलकर कमेटी, देख रहे हैं आप यहाँ से ध्यान से, तेंदुलकर कमेटी ने जो अर्बन एरिया के लिए रखा वो ही रंगाराजन ने आसपास कहीं रूरल एरिया के रखा। तो हमें ये चीज़ हमें साथ में जो है चीज़ें एनालिसिस करके हमें ये चीज़ निकल के आती हैं। बाकी इसके रिलेटेड क्या क्या और इवोल्यूशन है वो मेरी इकोनॉमिक सीरीज जो चल रही है आप उसमें ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। उसमें मैं सारे जो पॉइंट्स जो मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। अब फटाफट से कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी भी देख लेते हैं फटाफट। ये कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं।
एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अंदर वही पुरानी चीज़ें अगर सच बताएं तो देखिए पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब हम चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर साइड टू साइड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स भी देखने को मिलती हैं, साथ टू साइड सोशल फैक्टर्स लाइक कुछ लोग आज भी जो है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बट क्वेश्चन है कि जॉइंट फैमिली में कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्यों? देखिए जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपकी जो बेरोजगारी होती है, जो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो यहाँ पे दिख नहीं पाती है, जिस वजह से और ज़्यादा गरीबी यहाँ में देखने को मिलती है। लेट सपोज मान लीजिए एक ही फैमिली में चाचा ताऊ के लड़के हैं, चाचा और ताऊ तो काम कर रहे हैं लेकिन जो और एक बच्चा है वो काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पे जो बर्डन आ जाएगा उसका, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए। इससे फिर कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस आपने देखा होगा कि हमारी जो कंट्री थी वो ब्रिटिश रूल्स के अंदर थी, तो जिस वजह से हमें ये सारे सारे में फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। साथ में इन्फ्लेशंस भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशंस भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, महंगाई दर जिसको हम कह सकते हैं, हाई इलिटरेसी रेट जो आज के समय हम जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं कि हाई इलिटरेसी रेट हमें देखने को मिलता है। फिर साइड टू साइड ये भी कह सकते हैं पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, कि कहीं ना कहीं में पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं हमें चीज़ें देखने को मिलती है कि एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं हो रहा, जिस वजह से लोग जो हैं भूमिहीन किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है गरीब होते जा रहे हैं। तो हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी, क्वेश्चन ये भी आखिर इसको कैसे काउंटर करें? तो सिंपल सी बात है, एक्सीलरेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ को जितने ज़्यादा हम बढ़ा सकें, साइड टू साइड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जितना ज़्यादा हम इक्वालिटी को इनकम को हम खत्म कर सकें, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करें, मार्केटिंग बेस बनाएं, फिर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, लाइक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फिर साइड टू साइड लैंड रिफॉर्म करें जितना ज़्यादा हो सके, जैसे कि ये बिल जो पास हो रखा है 2013 वाला। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ रिमूव पॉवर्टी होगी, और डेफिनेटली जो इसमें पर हाँ टाइम लगेगा, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। अब डायमेंशंस देखते हैं कुछ। देखिए दोस्तों 3 डायमेंशंस अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी होता है अगर ओवरऑल बात करें किसी गवर्नमेंट का। एक तो होता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि एक गवर्नमेंट तो ये भी फिलॉसफी लिख सकती है कि हाँ ठीक है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच लेते हैं, इसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में कवर होगा। फिर एक पॉवर्टी एवोल्यूशंस प्रोग्रामर होते हैं कि हाँ ठीक है कुछ जो है गरीबों के लिए फ़ायदे वाली जो योजनाएं चलानी चाहिए। और एक होता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, कि हाँ एक बेसिक नीड्स के लिए स्पेशल अलग से कोटा हो, उसके अलग से प्रोग्राम हो, तो उसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम में एक कंसेप्ट है ट्रिकल डाउन। देखिए ट्रिकल डाउन का मतलब ये होता है, इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम में ये है कि आप अपनी जीडीपी को इतना ज़्यादा बढ़ा लो कि ताकि जो अब मान लीजिए देखिए जब जीडीपी के अंदर पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर अगर बात करें ऊपर कहीं ना कहीं देखिए जब जीडीपी के अंदर पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं जब वो ऊपर के जो रिच पीपल हैं वो कहीं ना कहीं फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे पूरे देश के अंदर, चाहे वो आप कोई भी स्टेट हो गया, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर जो लेबर लोग हैं उसके अंदर काम करेंगे, तो ओवरऑल छन छना के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नीचे गरीब तबके की भी होने लग जाए। क्यों? उनको रोजगार मिलने लग जाएंगे इसके अंदर बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर। तो बेसिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट यही कहलाता है कि एक तरह छन्नी की तरह छन जो है छन जाना, अगर सच बताएं तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच बेसिकली ओवरऑल जो फंडा है इसका यही है कि जो जीडीपी इंक्रीज करना, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज इतनी कर दो तो ताकि जो उसका इम्पैक्ट जो पड़े इन फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो गरीबों तक पहुंच जाए। एक तो ये होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भी मतलब इसी के अंदर की भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और भी ट्रांसफॉर्मिंग करें जितना ज़्यादा हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ताकि जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उनको ऑटोमेटिक ये सारी सुविधाएं इन फ्यूचर के अंदर मिल जाए। एक तो ये अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट से रिलेटेड। बट सच बताएं क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं इसका, कि यही होता है कि ये अप्रोच तो ठीक है बट आज के समय ऐसा होता नहीं है। आज के समय अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर हो रहा है, लेकिन गरीब वहीं का वहीं और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर इतना ज़्यादा अमीर हो जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट करता है, वो ना जो कैपिटल फॉर्मेशन में ना करके कहीं ना कहीं उटपटांग चीज़ों में ज़्यादा करने की कोशिश करता है, लाइक शेयर मार्केट में घुसा दिया पैसा, तो उसमें क्या ग्रोथ होगी आप बताइए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मिलती हैं। फिर सेकंड अगर बात करें कि सेकंड में देखिए पॉवर्टी एवोल्यूशन प्रोग्राम्स में ये होता है कि भाई गवर्नमेंट स्कीम्स चला दी कि भाई ठीक है भाई जैसे कि 5 ईयर प्लान्स हमने देखे, और भी जो बड़ी बड़ी स्कीम्स होगी लाइक भाई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। तो इस तरह की जो बेसिकली जो इस टाइप की जो स्कीम्स होती हैं ये भी कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी को कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हो प्रहार करने की कोशिश करती हैं उस पर, और ये स्कीम्स भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। लेकिन एक क्रिटिसिज्म पॉइंट भी ये है कि ये स्कीम्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाती हैं, लोगों को पता ही नहीं होता इसके बारे में कौन सी स्कीम के कौन से ब्लॉक में चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक डिजिटल इंडिया की लैकिंग हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर एक होता है कि हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइड टू साइड कि इसी के अंदर अगर बात करें तो मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम है
जिसके अंदर आपको ये दिया जाता है कि हाउस होल्ड में 100% 100 डेज़ के लिए आपको, ये एक एक्ट है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के थ्रू पास होकर गारंटीड वेजेस वाला एक्ट है। इसके अंदर ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको जो एक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी जिस एरिया में ये प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें ये होता है कि आपको 100 डेज़ का किसी भी एक फैमिली में से नॉट पर्सन, किसी भी फैमिली में से उसको 100 डेज़ का जो है एक मैच्योर आदमी को दिया जाएगा जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है। उसको अनस्किल्ड काम दिए जाएंगे, जो भी है खुदाई करवाना या तालाब में कुछ और कराना, कुछ साफ़ सफाई कराना, 100 डेज़ का काम दिया। अगर उसको 100 डेज़ का काम नहीं मिल पाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको बेरोजगारी भत्ता उसी के हिसाब से उसको पैसा यहाँ पे मिलेगा, मीन्स उसी का 100 डेज़ के हिसाब से उसको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में यही होता है कि दोस्तों देखिए कि कम से कम जो एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते, जिस वजह से बोल सकते हैं गरीबी के ऊपर बहुत बड़ा, अगर ये चीज़ें बंद हो जाए तो गरीबी और हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर सच बताएं, जैसे कि सब्सिडाइज रेट पे हो गया आपकी जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हो गई, मिड डे मील हो गई, ये आज के समय इतना पावरफुल चीज़ें हो गई हैं कि इसके समय आज के समय कोई भी इंसान आज के समय इसको बोलें तो कोई भी अगर बोलें तो इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं स्कीम्स जो होती हैं मिनिमम नीड्स के लिए बनाई जाती है, चाहे वो आपका एजुकेशन फील्ड हो या आपका फूड से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो। तो ये स्कीम्स भी जो गवर्नमेंट लेके चलते हैं कि हाँ ये स्कीम जो है बिल्कुल बिल्कुल एक कोर थीम्स के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। तो गाइज ओवरऑल इतना ही था इस एनसीईआरटी में। फिर सून मैं वीडियो पोस्ट करूंगा और उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फटाफट सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।